आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स। और वो चार्ज कैरियर्स क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। मैंने आपको पहले टॉपिक्स में पढ़ाया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि चार्ज कैरियर्स के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से सब्सटेंसेस के टाइप होते हैं। सो फर्स्ट टाइप है इसके अंदर कंडक्टर। दूसरा टाइप है इंसुलेटर। और तीसरा टाइप है सेमीकंडक्टर। और उसके बाद है सुपर कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर चार्ज कैरियर्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। यहां चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लो कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलाउ करते हैं, अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को फ्लो होने में अलाउ करते हैं। ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे ये कोई मेटल क्रिस्टल है और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। आपको पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर, जो भी मैटर वो एटम से बना हुआ है। और आपको पता है हर एटम के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको किसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, हम इसको किसी ऐसे वायर से कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो अब हम देखते हैं कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आप इसको अलग से सप्लाई देते हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हो, इसी सप्लाई देने की वजह से इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसकी सर्कमफेरेंस से, ऑर्बिट से टूट जाते हैं और टूट के अब वो बाहर मूव करने लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूटे और टूटने के बाद अब बाहर मूव करने लग जाते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो अब हम कहेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे तो हम कहेंगे कि भाई अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। मीन्स कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। और कब? जब यहाँ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो मूव करते हैं, ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एग्जांपल में क्या आते हैं? मोस्ट ऑफ मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सभी क्या हैं? मेटल्स जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब बात करते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, चार्ज कैरियर्स यहाँ क्या हो सकता है? मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन चार्ज कैरियर्स को फ्लो नहीं होने देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अब यहां बात आती है कि माना कि इन दो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हम कोई सब्सटेंस रखते हैं। अब वो क्या है? एक इंसुलेटर है। ठीक है, वो एक इंसुलेटर है और इसके अंदर भी वही चीज रहेगी। पॉजिटिव एटम्स इसके अंदर मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे इनके अंदर क्या मिलेंगे भाई? एटम्स मिलेंगे। और इन एटम्स के पेरिफेरेंस, ऑर्बिट्स में क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहां से सप्लाई दी इलेक्ट्रिसिटी की, सपोज दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, वायर इधर से और इधर से अलग से हम इसको कनेक्शन देते हैं। जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की
तो हम ये देखने को मिलता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके जो पेरिफेरेंस में है, ये इलेक्ट्रॉन अब जल्दी से छूटते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटते नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटते नहीं है, यही कारण बनता है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करने का, यही कारण बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है ये, तो इसीलिए तो इसे कहते हैं इंसुलेटर। सो मैंने क्या बताया इस केस के अंदर कि जब आप इसको सप्लाई देते हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, मींस इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजली बाउंड, ये क्लोजली बाउंड होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये कौन सा केस है, इट इज कंडक्टर, ये कंडक्टर का केस है, और ये कौन सा केस है, इंसुलेटर। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बाउंड, कैसे बाउंड होते हैं, दीज आर लूजली बाउंड, लूजली बाउंड होते हैं कि थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी, इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलने लगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो ये एक अपना पूरा सर्किट पूरा करेंगे, और जिसकी वजह से ये कंडक्ट करने लग जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर के अंदर क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से हटते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटते नहीं है, और हटते नहीं है इसलिए ही इलेक्ट्रॉन अब सर्किट को पूरा नहीं करते हैं, ये अब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, इसकी वजह से ये करंट फ्लो नहीं करता है। ओके, सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजली बाउंड, और यू कैन से टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड होते हैं। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, which does not conduct electricity, conductors which conduct electricity, or you can say which can easily electrons can easily flow or allow to flow the charge, और वो चार्ज के तौर पर क्या है यहाँ, इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में आपको पता है बहुत सारे नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड मिका एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं इसके। ठीक है, तो हमने बताया आपको कंडक्टर, इंसुलेटर। अब बात आती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कैसे सब्सटेंस होते हैं, देखो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो स्टेज होती है वो सेमीकंडक्टर की होती है। मींस सेमी, नाम से ही क्लियर है, सेमी मतलब कुछ कुछ तो है, आधा कंडक्टर, आधा कंडक्टर, तो ये प्योरली कंडक्टर नहीं होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। इसलिए ये इन दोनों के बीच की स्टेज होती है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की। ठीक है, तो आप कह सकते हो दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की स्टेज होती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ये सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब करते हैं, आप स्पेशल इस बात में लिखोगे, इन स्पेसिफिक कंडीशन, इन स्पेसिफिक कंडीशन दी सब्सटेंस, ये सब्सटेंस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक सब्सटेंस, दी सब्सटेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो कब, जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन के तौर पर आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर राइज करें, टेम्परेचर राइज करें, तो टेम्परेचर राइज करने में ये सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कैन एक्ट एज कंडक्टर, और टेम्परेचर यदि लो है तो ये सेमीकंडक्टर कैसे होंगे, जैसे कि इंसुलेटर। तो मैंने बताया ना, टेम्परेचर राइज तो कैसा, क्या बन जाएंगे, बिहेव एज या एक्ट एज कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। और यदि टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है, तो यही सेमीकंडक्टर एक्ट कैसे करेंगे, एक्ट एज इंसुलेटर, ये अब इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। ओके, मैंने आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बताया। ठीक है, अब क्या इंसुलेटर कंडक्टर बन सकते हैं, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं जब हम इसको स्पेशल कुछ कंडीशन बदलते हैं, तो ये टेम्परेचर राइज करने से
सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो क्या इंसुलेटर बन सकते हैं कंडक्टर? जी, ये भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक स्पेशल थिंग समझनी पड़ेगी, ठीक है? और वो उसे बोलते हैं इसकी अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। अब इसके बीच में होती है एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये किसकी होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है। आप कह सकते हो इट इज प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होती है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। ये इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? एट विच, जहां तक एट विच दीज withstand their property at certain level of इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। इंसुलेटर को भी कंडक्टर बना सकते हैं। कब? जब हम एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो यही डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाते हैं? यही जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो क्या बन जाते हैं? कंडक्टर बन जाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बीच में क्या रखा? इंसुलेटर रखा। मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज इंसुलेटर, और आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अब इसकी वजह से ये जो इंसुलेटर है ये क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है, ठीक है? वर्ड मीनिंग में पोलराइज, पोल, पोलराइज। पोल्स क्या होते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पोल्स कौन से यूज करते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, मींस पोल्स बन जाते हैं। इससे पहले पोल्स नहीं थे, लेकिन जैसे ही आप ये रखते हो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव रखते हो, तो आपको पता है इनके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर ये पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? इसके तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब्सटेंस पोलराइज हो गया। और जब ये सब्सटेंस पोलराइज हो जाता है और हम यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हैं, इसकी अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, इतनी अमाउंट बढ़ाते जाते हैं कि यहां से ये सब्सटेंस अब जंप करके इधर आ जाते हैं। तो जब ये सब्सटेंस यहां से जंप करके इधर आ जाएंगे आयंस, तो अब इधर से ये यहां से क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब इस पॉजिटिव को भरने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस पॉजिटिव को भरने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। हालांकि वो पहले इधर, फिर उसके बाद इधर, ऐसे ये मूव करते रहते हैं। कहने का मतलब आपने इंसुलेटर को क्या बना दिया है? एक कंडक्टर बना दिया है। लेकिन कब बना कंडक्टर? जब आपने इसके अंदर इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आपने इस इंसुलेटर को क्या बना दिया? क्या बना दिया आपने? इसको कंडक्टर बना दिया। लेकिन ये उसकी अमाउंट है, दैट सर्टेन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो विच, ये जो आपने अप्लाई फील्ड जो भी दी है आपने, ये फील्ड जितनी भी दी है, जितनी भी है, ये माना कि जितनी भी है, मैं मान लेता हूं एक्स वोल्टेज पर मीटर आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। माना कि एक्स वोल्टेज मीटर इज समथिंग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तक तो ये क्या बना रहेगा? इंसुलेटर। इसके ऊपर क्या बन जाएगा? एक कंडक्टर। तो आप यहाँ एक और स्पेशल यहाँ कंक्लूजन लिख सकते हो, और वो कंक्लूजन क्या लिखोगे इसके अंदर? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा? वो कंडक्टर। और बिलो द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा? वो इंसुलेटर। तो हम इंसुलेटर को भी कंडक्टर बना सकते हैं। कब? बशर्ते उसकी जो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं इसके अंदर? वोल्टेज पर, सॉरी मैं यहाँ बता रहा हूं इसके अंदर कि आपने लिखा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है किससे?
इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है तो ये क्या बिहेव करेगा, ये क्या बिहेव करेगा भाई, ये इट विल बिहेव लाइक कंडक्टर। ओके, ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे कंडक्टर हो। और यही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन हो, इससे इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम हो, तो अब ये क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज इंसुलेटर। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर इंसुलेटर भी बिहेव एज ए कंडक्टर कब, जब इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे भी ज्यादा अप्लाई करे, एक वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी कारण इनके जो आयंस हैं वो अब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं और चलने फिरने लग जाते हैं। इंसुलेटर होता क्या है, इंसुलेटर में यही तो देखते हैं हम कि इनके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं दीज आर टाइटली बाउंड। मैंने आपको बताया इंसुलेटर के केस में, पहले बताया मैंने आपको कि इंसुलेटर के अंदर इनके जो ये आयंस है दीज आर टाइटली बाउंड, और जब हम इसको आउटसाइड से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, टाइटली बाउंड कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स हैं, वो टूट जाते हैं, और वो टूटने के बाद अब मेन सर्किट के अंदर फ्लो करने लग जाते हैं। तो अब सीधी सी बात है, जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अब जब ये सर्किट के अंदर फ्लो करने लग जाते हैं तो दीज कंपनी टू गिव द करंट, ये अब करंट देने लग जाते हैं, करंट सप्लाई करने लग जाते हैं, करंट के फ्लो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर पे आपको बता दिया। अब एक टाइप और बचा है जिसके अंदर हम यहां कहेंगे, इसके अंदर दैट इज सुपर कंडक्टर। अब कमाल की बात है, कंडक्टर से भी ऊपर कोई चीज आ गई क्या, सुपर कंडक्टर जी। सुपर कंडक्टर भी होते हैं जो कंडक्टिविटी जिनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो आप कह सकते हो द सब्सटेंसेस, ये ऐसे वो सब्सटेंस हैं ऑफ विच द सब्सटेंसेस विच हैव हाई कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एट वेरी 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 लो टेम्परेचर, जो बहुत कम टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, हम एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि टेम्परेचर को बहुत कम करते हैं, इसकी वजह से यही कंडक्टर क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताए एग्जांपल्स के साथ में बताए, कंडक्टर्स के अंदर मैंने आपको जितने भी मेटल्स हैं, इंसुलेटर्स के अंदर मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आपको पता है, जितने भी गैसेज हैं वो सभी क्या हैं, इंसुलेटर। इसके बाद मैंने बताया सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स में मैं आपको यहाँ लिखता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर के अंदर क्या आएगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्सेट्रा, इसके अलावा बहुत है तो आप कम से कम एक दो याद रखो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, अब मैंने आपको ये सब बताया, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां मैंने आपको बताया था कि जैसे ही चार्ज कैरियर्स फ्लो करने लग जाते हैं तो अब हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग गई। चार्ज के बारे में बताया, चार्ज फ्लो करने लग रहे हैं, ठीक है, चार्ज फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ चार्ज के बाद एक और बेसिक टर्म है जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट। So what is electric current? Okay, करंट से मतलब यहां ये है कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये जो आयंस हैं, जब ये मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो समझो करंट बन गया। अब यहां मैं बताता हूं आपको कि कैसे करंट बनता है। आप इसको डिफाइन करोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, अब बताओगे इट इज डिफाइंड एज the rate of flow of charge carriers, the rate of flow of charge carriers
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल, ठीक है, सिंबल के तौर पर हम यहां यूज करेंगे आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? आई। तो आप यहां लिखोगे दिस इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज Q divided by T. So this is electric current. I is equal to Q by T. मैंने बोला ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और आप इसको ये बन सकते हो, सम चार्ज इन सम टाइम, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यू कैन से द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज dq upon dt. The rate of flow of charge per unit time is known as electric current. अब ये किस पे डिपेंड करेगा? करंट। दोबारा देखो, ज्यादा चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा करंट। कम टाइम में तो ज्यादा करंट। कम टाइम से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कम टाइम कब लेंगे? जब ज्यादा स्पीड से चलेंगे, और ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो करंट भी यहां ज्यादा देखने को मिलेगा, और ज्यादा हमें, ठीक है, देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को मैंने बताया डिनोट किससे करते हैं? आई से। इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। और एम्पियर नाम के ऐसे कोई साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने नाम पे क्या नाम दे दिया? एम्पियर। सो इसका एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। ओके, और इसी को आप ये लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू सम क्यू डिवाइड बाई टी, एंड दिस क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई हेयर एम्पियर, टी फॉर टाइम। सो क्यू को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एम्पियर एंड टाइम, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? बोलो, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, तो क्यू इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड। एंड व्हाट इज क्यू? क्यू क्या है? यहाँ चार्ज है। अब चार्ज को क्या लिख सकते हो? 1 कूलम्ब इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाता है। और इसी को आई को क्या लिख सकते? आई का यूनिट क्या बताया मैंने आपको? एम्पियर। यदि हम इसको यूनिटी बनाते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो यहाँ एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बन जाती है। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? क्या होगा 1 एम्पियर करंट? देखो, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड। यहाँ यूनिट के तौर पर 1 सेकंड ही आ गया है, तो आप 1 एम्पियर करंट को कैसे, चलो लिखो, आप लिखो, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, या व्हाट इज डिफाइंड 1 एम्पियर करंट। तो आप लिखोगे 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज when 1 coulomb current passing through any substance in 1 second, or you can say in unit second, okay, is known as 1 एम्पियर। तो आपसे कोई कहे कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, तो आप बताओगे जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट। ओके, तो मैंने आपको बताया करंट क्या होता है। जैसे फ्लो करता है, चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं, और जैसे चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं उसकी वजह से क्या पैदा होता है, क्या चलता है भाई? करंट। ओके, अब मैं आपको इसी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग बताना चाहता हूं, और वो क्या है कि यहाँ करंट को आपके 2 टाइप देखने को मिलेंगे। करंट के 2 टाइप कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताता हूं इसके 2 टाइप कौन कौन से हैं। आपने ये सब नोट कर लिया होगा।
ओके, करंट के दो टाइप कौन कौन से हैं? नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा क्या होता है? कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जो करंट बनेगा उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। एंड कन्वेंशनल करंट इज which have been used by our forefathers, which have been used by our ancestors। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पहले ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था, उस समय ये धारणा थी कि ये कोई सब्सटेंस है और ये माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिस तरफ फ्लो करते हैं, suppose these are flowing in the direction, in this direction, these or positive ions, positive charge particle are moving in this direction, so this is the direction of conventional current। But after discovery of electron, it has been understood like electrons are moving in this direction, in this direction, these all electrons are moving in this direction, means in this direction, but conventional it has been provided that the current is moving in this direction। बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ मूव कर रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि करंट इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस तरफ पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आयंस जिस तरफ मूव करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? इसका कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। मैंने आपको पहले बताया कि जब ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो सब ये मानते थे कि भाई कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, वो इधर मूव कर रहे हैं, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं उस तरफ ये डायरेक्शन होती है करंट की। लेकिन मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स तो मूव नहीं कर पाते हैं। यहाँ कौन मूव करता है? बताओ भाई, मूव कौन करता है? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करते हैं तो हम इसको एक नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अब हमने, उनकी बात भी सही थी कि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं लेकिन करंट किस तरफ मूव कर रहा है। अब भी हमने यही समझा, यही माना वेरिफिकेशन करने के बाद कि इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सो दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो इस तरफ जो मूव करता है वो तो होता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। मैंने बताया ना आपको, इसको नाम क्यों रखा कन्वेंशनल? भाई सुविधा अनुसार उन्होंने कन्वीनियंटली स्टार्टिंग में रख लिया जब ये सब डिस्कवर नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स तो इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट तो फिलहाल अब भी इधर ही मूव कर रहा है। लेकिन बस ये नाम रख दिया गया कि कन्वेंशनल करंट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे पहले ही ये मान लिया गया था कि इस तरफ करंट मूव कर रहा है। ओके, ये कोई कंडक्टर है और इस तरफ ये जो मूव कर रहा है, इस तरफ जो करंट मूव कर रहा है, ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट और दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो बोथ आर एक ही सब्सटेंसेस के पार्ट हैं। ये हमने पहले मान लिया था, ये हमने अब माना। लेकिन आज भी हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मानते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मानते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट आज भी हम इस तरफ ही मानते हैं। अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट के अगेंस्ट जो डायरेक्शन हम क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट के अगेंस्ट जो डायरेक्शन मानते हैं वो क्या होती है? कन्वेंशनल करंट। और आज भी हम यही चलते आ रहे हैं, यही मानते आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द कन्वेंशनल करंट।